हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके क्लास 11th फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के सारे फॉर्मूले बहुत ही बढ़िया तरीके से रिवाइज करने जा रहे हैं। एक एक फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करवा दूंगा, जो जो टर्म्स उसमें प्रेजेंट हैं वो भी बता दूंगा, और आपको थर्मोडायनेमिक्स की एक बढ़िया सी फॉर्मूला शीट दे रहा हूं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर्मूले यहां से रिवाइज करके उस फॉर्मूला शीट को अपने पास प्रिंट करके रख लो और न्यूमेरिकल करते वक्त उसको साथ में यूज करो, धड़ाधड़ काम खत्म करो। ओके, लेट स्टार्ट। शाम का टाइम है, चाय भी बनी हुई है मेरी बाहर बनी हुई है, ये नकली है। ओके, सो इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन। बच्चों, सबसे पहला इसमें एक प्रोसेस है विच इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। आप जानते होंगे उसके बारे में। आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। सो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन। जिस क्वेश्चन में भी बोला हो कि प्रोसेस आइसोथर्मल है, उठा के ये इक्वेशन लगा सकते हो। इस इक्वेशन को कैसे यूज करना है? इस तरह से यूज करना है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब है किसी भी फॉर्मर टाइम पे और किसी भी लेटर टाइम पे जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो सेम होगा। तो P1 V1, फिर बाद में प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गई, एंड दैट इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, ओके। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वर्क डन बाय एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में एक आइडियल गैस कितना वर्क करेगी? एक एक सिलेंडर में गैस है और गैस को आप नीचे से हीट कर रहे हो। सिलेंडर की जो वॉल्स है वो पूरी तरह से कंडक्टिंग है, तो आप हीट कर रहे हो, वो हीट गैस तक पहुंच रही है। और अगर गैस उस सारी की सारी हीट को यूज करके एक्सपेंड ही कर दे, स्टोर करे ही ना, टेम्परेचर बढ़ाए ही ना, तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल रहेगा। उस केस में गैस अगर V1 से V2 वॉल्यूम एक्सपेंड करती है और गैस के n मोल्स हैं, तो वो कितना वर्क करते हैं? वो इतना वर्क करते हैं। समझ गए ना? आइसोथर्मल कंडीशंस के अंदर V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम एक्सपेंड करने में n मोल्स ऑफ द गैस को इतना वर्क करना पड़ता है, 2.303 nRT log V2 by V1। सब क्लियर है? n हो गया नंबर ऑफ मोल्स, R इज यूनिवर्सल, गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, T is the temperature of the system which remains constant because it is an isothermal process। और वॉल्यूम ही चेंज नहीं हुआ है, प्रेशर भी चेंज हुआ है, तो प्रेशर की टर्म्स में भी ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है ना, बिकॉज P1 V1 P2 V2 है। यहां से आपके पास V2 by V1 की वैल्यू आएगी P1 by P2, वो भी रख सकते हो यहां पे। तो अगर क्वेश्चन में प्रेशर दिया हो तो ये फॉर्मूला लगा ले। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन वो होता है जिसमें सिस्टम सराउंडिंग से कोई भी हीट ना लेता है ना सराउंडिंग को देता है, वो अपने अंदर स्टोर्ड इंटरनल एनर्जी को यूज करके ही एक्सपेंड करता है। तो फिर उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी खर्च कर दी, तो ठंडा हो जाता है। इसलिए जब गैस एक्सपेंड करती है ठंडी हो जाती है, कंप्रेस करते तो गर्म हो जाती है। एडियाबैटिक स्टेट के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट है पीवी रेज टू पावर गामा इक्वल टू के। पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम, गामा होता है सीपी बाय सीवी, सीपी बाय सीवी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है गामा। आखिरी के 2-3 चैप्टर्स में, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इट इज द रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट pressure by molar heat capacity at constant volume, and since we know Cp minus Cv is R, so Cp is always greater than Cv, और Cp न्यूमिरेटर में है तो गामा जो है वो 1 से क्या आएगा? बड़ा आएगा। तो Pv रेज टू पावर गामा इक्वल टू के, इसका डेरिवेशन भी है, कुछ स्कूल्स में करवाते हैं, कुछ में नहीं करवाते। सो P1 V1 रेज टू पावर गामा इक्वल टू P2 V2 रेज टू पावर गामा इक्वेशन बनती है न्यूमेरिकल्स के लिए। अब अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके कन्वर्जन करो, बाकी मतलब 2 और इक्वेशंस बता रहा हूं जो यहीं से निकली हैं। बच्चे अलग से रट्टा मारते हैं कि सर इसकी 3 इक्वेशंस ऑफ स्टेट है। नहीं, 3 नहीं है, यही है। आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके हमने बाकी की निकाल ली। तो P की जगह हमने nRT by V डाला, इंटू वी रेस पर गामा किया, nR कांस्टेंट है उधर चला गया, टीवी रेस टू पावर गामा -1 हो जाएगा। टीवी रेस टू पावर, अबे गामा -1, टीवी रेस टू पावर gamma -1 equal to k, which gives
T1 V1 रेस टू पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 रेस टू पावर गामा माइनस 1। ओके, अगर आप P को सब्स्टिट्यूट ना करके V को सब्स्टिट्यूट करो, देन यू विल गेट द थर्ड इक्वेशन। P इंटू V की जगह nRT बाई P डाला, nR उधर ले गए गामा के साथ, भाई n की पावर गामा आएगा, r की पावर गामा आएगा, बट nr और गामा तीनों ही कांस्टेंट है तो उसको उधर ले गए, पूरा कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे बचेगा, यहाँ p की पावर 1 है, यहाँ डिनोमिनेटर में p की पावर गामा आएगी, जिसको ऊपर लेके जाओगे तो माइनस गामा हो जाएगा। तो ये बनती है इक्वेशन, ये बनती है इक्वेशन, और इसको न्यूमेरिकल्स में ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ वर्क डन बाय एन आइडियल गैस इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में आइडियल गैस कितना काम करेगी, 1 अपॉन गामा माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2। P1 प्रेशर इन V1 वॉल्यूम इनिशियली और P2 प्रेशर V2 वॉल्यूम फाइनली। तो इससे इस स्टेट में गैस गई है, गैस का गामा जो है वो गामा है, तो वर्क डन बाय गैस इज दिस, और PV इक्वल टू nRT होता है। तो P1 V1 होगा nRT1, P2 V2 होगा nRT2, वो भी रख सकते हो यहाँ पे। तो न्यूमरेटर में nr आएगा, न्यूमरेटर में nr आएगा, और टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है बच्चों, इंसान है, मिस्टेक हो जाती है, फॉर्मूला शीट में ठीक कर दूंगा। nr अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, तो टेम्परेचर की टर्म्स में ये। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि आप जब भी किसी गैस को हीट देते हो, आप जब भी किसी गैस को हीट देते हो गैस उस हीट का दो तरह से इस्तेमाल करती है। पहले तो वो हीट को यूज करके अपना टेम्परेचर भी बढ़ाती है, और कुछ हिस्से से हीट के वो एक्सपेंशन भी करती है ना। तो वो गर्म भी होती है और फूलती भी है, एक्सपेंड भी होती है। तो जो भी आप हीट दे रहे हो वो दो कामों में खर्च हो रहा है। तो अगर हमने किसी गैस को हीट दिया dQ, एक तो वो dW में खर्च हुआ, dW मतलब एक्सपेंशन में, और एक du मतलब वो एनर्जी जो उसने स्टोर करके रख ली, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा। सो दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द राइज इन टेम्परेचर। अगर du 0 है तो dt भी 0 होगा। dW होता है pdV, dW वर्क डन होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, तो dW की जगह आप pdV भी रख सकते हो। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू हीट इंजन पार्ट। हीट इंजन क्या होता है, यहां पे हमारे पास एक सोर्स है जिसका टेम्परेचर है T1, ये सोर्स है, ठीक है। फिर हमारे पास एक वर्किंग सब्सटेंस है, अभी एग्जांपल देता हूं। जितने भी इंजन है उनमें ये तीन पार्ट होते हैं, और एक सिंक है जिसका टेम्परेचर है T2, और ये है वर्किंग सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल स्टीम इंजन की अगर हम लोग बात करें, ट्रेन वाले, तो वर्किंग सब्सटेंस उसमें स्टीम हो गई, सोर्स हो गया वो फर्नेस जहां से वो स्टीम हीट ले रही है, और सिंक हो गया सराउंडिंग्स, ट्रेन धुआं छोड़ती है। अबे ट्रेन लेके आया हम अपने साथ, ट्रेन धुआं छोड़ती है ना, तो वो सराउंडिंग में हीट फेंक देती है। होता क्या है कि एक जगह से वर्किंग सब्सटेंस एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है, उस एनर्जी को यूज करके कुछ काम करता है, और बची हुई एनर्जी सिंक में फेंक देता है। तो मान लो इसने यहां से एनर्जी खींची Q1, ठीक है, और W काम कर डाला, और बची हुई एनर्जी यहां फेंक दी Q2। ये होता है हमारा हीट इंजन। तो बताओ वर्क के लिए कितनी एनर्जी यूज करी, भाई वर्क के लिए तो Q1 माइनस Q2 करी, उसने 100 जूल सोर्स से एब्जॉर्ब करी और 20 जूल रिजेक्ट कर दी, तो ऑब्वियसली वर्क करने के लिए 80 जूल यूज करी, 100 माइनस 20। सो W इज व्हाट, W नेट इज Q1 माइनस Q2, और एफिशिएंसी होती है कि आउटपुट कितना काम किया। अब जैसे अभी जो हमने इंजन का एग्जांपल लिया जिसने 80 जूल वर्क में खर्च कर दी, लेकिन एब्जॉर्ब तो 100 जूल करी थी, तो उसकी एफिशिएंसी हो गई 80% की। वो 80% ही जो एनर्जी इनपुट लेता है उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर पाता है, राइट। सो एफिशिएंसी इज आउटपुट वर्क बाय एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। तो W नेट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड कितना था, Q1। W नेट की जगह लिखा Q1 माइनस Q2, Q1 को दोनों तरफ सेपरेट किया, फॉर्मूला बनेगा Q1 बाय Q1 1, Q2 बाई Q1 1 माइनस Q2 बाई Q1। कार्नोट इंजन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रूव करते हैं कि Q2 बाई Q1 की जो रेशियो है वह T2 बाई T1 के बराबर होती है, तो ईटा आता है 1 माइनस T2 बाई T1, ठीक।
अपार्ट फ्रॉम दीज फॉर्मूले, अगर आपके स्कूल में रेफ्रिजरेटर पढ़ाया है तो आधे से ज्यादा तो यही फॉर्मूले हैं। एक कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला और पढ़ लेना, वैसे वो सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं लेकर नहीं आया हूं। बाकी सारे फॉर्मूले यहां पर कवर कर दिए गए हैं। इसके अलावा डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी या एन सी डेल्टा टी, ये सब फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए जो दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है, क्योंकि आप इस चैप्टर के क्वेश्चन करने बैठोगे बोलोगे सर ने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ाया ही नहीं है। बट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये तीनों रिलेटेड है। तो आपको थर्मोडायनेमिक्स में न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं जिसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के फॉर्मूले रिवाइज यूज करे गए हों, तो मैं उस पर भी लेकर आ जाऊंगा एक वीडियो। तो अभी तो नहीं लाया हूं, ले आऊंगा तो आप ऑर्डर वाइज देख लेना। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो तो उसका वीडियो आपको मिल ही जाएगा, तो आप वो पहले देख लेना, थर्मोडायनेमिक्स बाद में देखना, ठीक है। तो वर्कशीट डाउनलोड, नॉट वर्कशीट नहीं, फॉर्मूला शीट डाउनलोड कर लेना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।